Hi everyone, in this video we are going to discuss about NCERT exemplar problems. तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसमें। ये कहता है फॉर टू स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट्स टू स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड टू रीडिंग्स ऑफ मास विच आर गिवन बिलो। दो स्टूडेंट्स है ए और बी, उन्होंने मास के लिए अपनी अपनी रीडिंग्स ले लिए। तो ए ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, ये रीडिंग आ गई। दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, ये रीडिंग आ गई। सिमिलरली बी ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, ये रीडिंग आ गई। सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया मास को लेकर, ये रीडिंग आ गई। तो इन रीडिंग से अपने को बताता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अपने को बताना है कि क्या रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट और प्रिसाइज। तो देखो सारे ऑप्शन ना एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे है। तो गाइस पहले देखते हैं एक्यूरेट कैसे करते हैं, एक्यूरेट कैसे होती है कोई भी रिजल्ट है, और वो प्रिसाइज कैसे होता है इसका देखते हैं, मतलब समझते हैं। तो गाइस ए की दोनों एक्सपेरिमेंट में जो भी रेटिंग्स है ना, आप उनका क्या करो गाइस, एवरेज ले लो। तो ए के लिए हम एवरेज लेंगे, ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 2। बी के लिए आप एवरेज लोगे, ये हो जाएगा 3.05 प्लस 2.95 डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आएगा 3 के बराबर, और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ये भी आएगा 3 के बराबर, 3 ग्राम, क्योंकि देखो ऊपर ग्राम में दिया हुआ है और उसने ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3 ग्राम। तो गाइस जो करेक्ट रीडिंग होती है बिल्कुल वैसी वैसी रीडिंग ही ए की भी आ गई एवरेज में, वैसी वैसी रीडिंग ही बी की भी आ गई, मतलब दोनों ने एक्सपेरिमेंट सही किया है। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि ए ने जो भी रीडिंग निकाली है और बी ने जो भी रीडिंग निकाली है दोनों ही क्या है गाइस, एक्यूरेट है, क्योंकि जो निकाली है वो करेक्ट रीडिंग से ही मैच कर रही है। 3 ग्राम करेक्ट रीडिंग दे रखी है तो करेक्ट रीडिंग से ही मैच कर रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट है एक्यूरेट है, हम ये बोलेंगे। और हम बोल सकते हैं कि प्रिसाइज देखते हैं। आप देखो दोनों की रीडिंग, जो एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो 3.01 आई, नेक्स्ट टाइम किया तो 2.99 आई। तो गाइस देखो दोनों ही ना एक लिए दोनों ही रीडिंग्स क्लोज हैं आपस में, दे आर क्लोज टू ईच अदर। लेकिन बी के टाइम पर क्या है, यहाँ पर 3.05 रीडिंग आई है और यहाँ पर 2.95 रीडिंग आई है। तो हम बोलेंगे कि ये क्लोज नहीं है। तो कहने का मतलब जो रीडिंग्स क्लोज हैं आप बोलोगे कि दे आर प्रिसाइज ऑल्सो। जो क्लोज होती है ना रीडिंग, दो बार हमने रीडिंग ली तो दोनों बार लगभग बराबर सी आई है, तो उसी को हम बोलते हैं कि दे आर प्रिसाइज। क्लोज है तो उसको हम प्रिसाइज भी कह सकते हैं। लेकिन बी का जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज नहीं है। तो अपने को क्या पता लगा कि ए और ए एंड बी दोनों ही क्या है, एक्यूरेट है। दोनों ने कैसा रिजल्ट निकाला है, एक्यूरेट वाला रिजल्ट निकाला है। लेकिन ए वाली जो रीडिंग है वो प्रिसाइज है, लेकिन बी वाली रीडिंग प्रिसाइज नहीं है। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, गलत, एक्यूरेट है। तो दोनों का जो है रिजल्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट्स आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। स्टूडेंट बी का नीदर प्रिसाइज नीदर एक्यूरेट नहीं बोल सकते, और दोनों का ही प्रिसाइज या फिर एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो इसका आंसर आ जाएगा इस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर जो मेजर किया गया है इट इज़ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अपने को कहता है कि ना इसका टेम्परेचर बताओ, आप सेल्सियस स्केल में बताओ क्या हो जाएगा। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस स्केल में, तो अपने को एक इक्वेशन पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32, ये होता है ना। तो आप क्या करोगे गाइस, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पर अपने को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब यहाँ पर 9/5 डिग्री सेल्सियस क्या है, डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है, प्लस का 32 इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इसको फिर यहाँ पर ले जाकर माइनस कर दो, 200 माइनस का 32 ये हो जाएगा 9/5 के बराबर, और वो भी डिग्री सेल्सियस में। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। तो आंसर जो भी आएगा इट विल बी इन डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 93.3 डिग्री सेल्सियस इसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
what will be the molarity of solution which contains, molarity निकालनी है solution की जिसमें कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl है पर 100 ml। तो आप देखो मोलरिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गाइस, गिवन मास कितना है यहाँ पर NaCl के लिए 5.85 और इसका एटॉमिक मास होता है 58.5। 58.5 कैसे, देखो NaCl है, सोडियम के लिए 23 होता है, क्लोरीन के लिए 35.5 होता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। मोलर मास इतने ग्राम पर मोल, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में लिखेंगे। तो इतना गिवन मास था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इतना होता है। फिर क्या होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। तो आप यहाँ देखो ml में अपने को दी हुई है 500, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा गाइस 0.2 मोल पर लीटर। मतलब इस क्वेश्चन की मोलैरिटी आएगी 0.2 मोल पर लीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of solution obtained। तो गाइस एक अपने पास सॉल्यूशन है, कौन सा 500 ml है और उसका कितने मोलर का है, इतने मोलर का है, 5 मोलर का है। तो गाइस यहीं से एक बार देख लो मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी अपने को पता है, फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेनी है अपने को, लीटर्स में लेनी है। तो मोलरिटी यहाँ पर 5 मोलर दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम निकाल लेते हैं एक बार यहीं से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं कितना आएगा, और वॉल्यूम अपने को दी हुई है 500 ml में, लेकिन लीटर्स में निकालनी है। तो आप ऐसा करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वॉल्यूम जो आएगी वो लीटर्स में आ जाएगी। तो यहाँ से हम अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये हो जाएगा गाइस 5 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2.5 मोल आ जाएंगे, राइट, 2.5 मोल आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस सॉल्यूशन के लिए मोल्स तो हमने निकाल लिया। अब क्या किया, आप देखो ये वाला सॉल्यूशन था 500 ml और 5 मोलर, इसी सॉल्यूशन को ना हमने पानी और मिला दिया, पानी और मिला के इसकी जो वॉल्यूम हो गई है वो वाली नेक्स्ट वो हो गई है 1500 ml हो गई है भैया। इसमें पानी मिला है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम ही रहेंगे, देखो पानी मिलाया तभी जाके 1500 ml हो गई है। तो ऐसे केस में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम ही रहेंगे। तो हमने क्या किया है, ये 500 ml और 5 मोलर जो सोल्यूशन था इसमें हमने पानी मिला दिया, तो इसकी इसकी वॉल्यूम हो गई है सोल्यूशन की 1500 ml। तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वही के वही रहेंगे क्योंकि पानी मिला है, सोल्यूट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो ये आप देखो वॉल्यूम है अपने पास सॉल्यूशन के लिए 1500 ml, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यही के यही रहेंगे, दैट इज 2.5 मोल। तो ऐसे में आप बता दो भाई मोलरिटी क्या है, तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने 2.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो ये अपने को ml में दी हुई है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1.66 मोलर आ जाएगा इसका आंसर है 1.66 मोलर। नए वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया इतने ml तक 1500 ml तक। तो ऐसे में आप पहले वाले से नंबर ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, तो नए वाले में उसको पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा 1.66 मोलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ये क्या कहता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट is equal to एवोगैड्रो नंबर पता है भाई, which of the following element contain greatest number of atoms। तो भाई 4 ग्राम हीलियम में बता दो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो अपने को ये पता है कि 4 ग्राम हीलियम में, क्योंकि इसका ये एटॉमिक मास के बराबर है, तो एक एटम का मास जो होता है वो 4 AMU होता है, लेकिन एक मोल एटम का मास कितना होता है 4 ग्राम होता है हीलियम एटम्स का। तो एक मोल एटम का मास है ना ये 4 ग्राम, एक मोल एटम मतलब कि इतने सारे एटम्स, राइट। तो इतने सारे हीलियम के एटम्स हैं, तो आप बता दो कि 4 ग्राम में, ठीक है भाई इतना हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई ना 46 ग्राम सोडियम है, तो
तो सोडियम के लिए एटॉमिक मास होता है 23, लेकिन ग्राम में हम लेंगे एटॉमिक मास को, तो मतलब 23 ग्राम एक मोल एटम्स का मास है, मतलब इतने सारे एटम्स का मास है, राइट। तो 46 ग्राम में कितना हो जाएगा, सॉरी सोडियम है यहाँ पर, इतने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई 46। तो गाइस ये आ जाएगा 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, लेकिन एक मोल कैल्शियम का मास हो जाएगा 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय, हाँ ये हो जाएंगे इतने एटम्स, लेकिन अपने को क्या निकालना है, अपने को ना 0.40 ग्राम में निकालना है कितना हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 0.40। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 2 जीरो लगा दो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा, तो फिर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ऊपर 2 जीरो जाएंगे, ये इतने एटम्स आ जाएंगे गाइस, इतने एटम्स आ जाएंगे। आप देखो 12 ग्राम हीलियम में देखना है, तो अपने को ये पता है ऊपर से कि 4 ग्राम हीलियम में तो इतने एटम्स हैं, 4 ग्राम हीलियम में इतने एटम्स हैं, तो 12 ग्राम हीलियम में कितने हो जाएंगे गाइस, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स ही हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे हीलियम के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले वाले में इतने एटम्स आए थे, नेक्स्ट वाले में 2 मल्टीप्लाई करके आए थे, नेक्स्ट वाले में ये तो पावर ही कम हो गई, और इससे नेक्स्ट वाले में फिर 3 मल्टीप्लाई करके आए थे। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो गए 12 मल्टीप्लाई, सॉरी 12 ग्राम ऑफ हीलियम में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो गाइस ग्लूकोज दिया हुआ है और आपको सिंपली मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेनी है, अपने को लीटर्स में लेनी है। तो मोलरिटी निकालनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे गाइस, गिवन मास। अब देखो ये कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ पर अपने को मास नहीं दी हुई है गाइस, कंसंट्रेशन दी हुई है। तो आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये होता है ना नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, किस में, लीटर्स में, इस तरीके से लिखते हैं। तो मोलरिटी ना और भी हो सकती है, क्या इसको बोल सकते हैं, देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, ये कंसंट्रेशन ही है, अपने पास ग्राम पर लीटर है, तो यही अपने को कंसंट्रेशन दी हुई है। तो आप दूसरी चीज लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ले लो, और या फिर गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ले लो। तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख दिया हमने मोलर मास। तो इसकी कंसंट्रेशन जब हम लेंगे, ये आएगा 0.9, और इसका मोलर मास कितना होता है गाइस 180 होता है। 0.9 ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर में, और मोलर मास मतलब ग्राम पर मोल में। इसको जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 0.005 मोल, ऊपर जाके एक बार मोल मोल में कन्वर्ट हो जाएगा और पर लीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा गाइस 0.005 मोल पर लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, what will be the molality, या molality निकालनी है of a solution containing this gram of HCl gas in 500 gram of water। तो guys molality क्या होती है, molality is number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent। mass of solvent किस में लेते हैं, mass of solvent हम kg में लेते हैं। अब देखो number of moles of solute मतलब given mass डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका 36.5 होता है HCl के लिए मोलर मास, तो इतने ग्राम पर मोल है मोलर मास। अब मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है केजी में, लेकिन ये दिया हुआ है अपने को ग्राम में, तो हम क्या करेंगे 1000 से ऊपर डिवाइड कर देंगे। इसको आप अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा गाइस 1 मोलर, 1 ही वैल्यू आ जाएगी इसकी, और ये आ जाएगा फिर 1 मोलर के बराबर, मतलब मोलरिटी इसकी कितनी आएगी 1 मोलर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है 1 mole of any substance contain this number of atoms or molecule, number of molecules of H2SO4 present in
100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस H2SO4 निकाल लेंगे, मोल से फिर हम मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो गाइस फिर से वही बात, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम लीटर्स में लेते हैं। तो मोलरिटी यहाँ पे 0.02 मोलर दी हुई है और नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के किसके H2SO4 के हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, ये 100 ml है। तो मल्टीप्लाई आप करो इसको 1000 से ताकि ये लीटर्स में आ जाए। तो यहाँ से जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे H2SO4 के, ये निकल कर आएगा गाइस 0.02 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये निकल कर आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएंगे 0.002 मोल्स आ जाएंगे इसके, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मोल अगर आप लेते हो H2SO4 का, तो इसमें एक मोल H2SO4 में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये कहता है कि भाई इतनी सारी टर्म में कितने मॉलिक्यूल, इतनी सारी टर्म मतलब कि इतने मोल 0.02 मोल। तो आप देख लो गाइस 0.002 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे फिर आप इसको 0.002 से, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, राइट। तो पहले हमने क्या किया, जो भी डेटा दिया हुआ है यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो अपने को पता है एक मोल H2SO4 में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो इतने सारे मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको एवोगैड्रो नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन का मास बताना है। तो अपन ने ये पहले भी कर रखा है कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल ही कार्बन का प्रेजेंट है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि 44 ग्राम CO2, इसमें भी क्या है 12 ग्राम ही कार्बन प्रेजेंट है। तो आपने क्या निकालनी है, मास परसेंट किसका, कार्बन का निकालना है। तो आप ले लो कार्बन का मास डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे CO2 का मास मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा गाइस 27.27%। तो इतना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है किसमें, CO2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज दिस एंड दिस। तो आपको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का। तो गाइस आप ही देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले भी हमने वीडियोस में देखा है, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है CH2O और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो कहाँ से निकालें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट के, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट के, इसके बराबर होता है। तो n मल्टीप्लाई ये दिया हुआ है 180 ग्राम। अब देखो एम्पिरिकल वेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, CH2O दिया हुआ है, इसका एम्पिरिकल मास निकालते हैं। कार्बन के लिए 12, इसके लिए 2, हाइड्रोजन के एक एटम के लिए 1, 2 एटम के लिए 2 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन के एक एटम के लिए ये हो जाएगा 16। इसको जब भी हम सोल्व करेंगे ये आएगा गाइस 30 के बराबर। तो एम्पिरिकल वेट आ गया 30, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है 6, n की वैल्यू 6 आ गई। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप CH2O को, यहाँ से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा गाइस C6H12O6, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस, मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर इज, सिग्निफिकेंट फिगर से बताना है। देखो डेंसिटी दी हुई है अपने को, डेंसिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है। तो वही अपने को दिया हुआ है कि ये 3.12 ग्राम पर ml दी हुई है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी दी हुई है गाइस, मास ऑफ 1 मास अपने को निकालना है, और 1.5 ml की सॉल्यूशन दी हुई है। पर तो ये हमने लगा दी ना, डिवाइड में पहले ही लगा दी, तो ग्राम पर ml ही है। अब ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो मास की वैल्यू जो भी आएगी गाइस ग्राम में आएगी। तो मतलब हमने क्या किया, 3.12 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर आएगा लगभग 4.68 ग्राम के बराबर आ जाएगा, 68 ग्राम के बराबर आ जाएगा। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो फर्स्ट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना है ना आंसर, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट आइटम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड वाले में कितने हैं, 2 है। तो गाइस आंसर देखो, इन दोनों में से देख लो कि कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, यहाँ पर 2 है, तो आंसर भी अपना 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। मतलब आप इसको लिख सकते हो 4.7 ग्राम, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आंसर निकाला है गाइस, ये हो जाएगा 4.7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following statement about a compound is incorrect? कंपाउंड को लेके इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो गाइस अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यस, ये कंपाउंड है एक, तो इसके पास अलग अलग ही एलिमेंट के एटम्स हैं। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। हाँ ठीक बात है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से कंपाउंड के एलिमेंट को, इसको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन कि अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नहीं, पहले भी वीडियोस में दिखा था हमने कि सपोज H2 है, यहाँ से O2 है और ये बना लिया वाटर। तो गाइस हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की अलग है, और जो कंपाउंड बना उसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है। तो इसके एलिमेंट जैसी, वाटर में कोई हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी या ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की अपनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग ही है। तो ये जब आपके पास गलत है, ऐसा ही नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं। तो आंसर ये आएगा, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये ठीक बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, Which of the following statement is correct about the reaction given below? Reaction क्या दी हुई है, 4Fe plus 3O2, ये अपने को बना रहा है 2Fe2O3, ये बना रहा है। और फिर अब देखो यहाँ पर ये है 4Fe, ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, प्लस 3O2 गैसियस स्टेट में, और ये बनाता है 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3। इसमें का सॉलिड स्टेट में, तो मतलब टोटल मास ऑफ आयरन और ऑक्सीजन का बराबर है इसके प्रोडक्ट के। तो मास आप देख लो गाइस, मास बराबर है, ये हम कैसे निकाल, पहले तो आप ये देख लो कि इक्वेशन बैलेंस अगर होगी ना, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और उसमें प्रोडक्ट में बैलेंस होंगे, तो डेफिनेटली मास भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लो 4 एटम्स हैं और यहाँ पर भी आयरन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के बराबर है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, तो ऐसे में इनका मास भी बराबर होगा। तो मतलब ये ठीक बात है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गाइस देख लो, इनमें से जो भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी ना, वही वाली फॉलो नहीं करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2 Mg है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखो P4O10, ये वाली भी बैलेंस है, ये वाली भी रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन ये वाली रिएक्शन का इस बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कार्बन 3 है और यहाँ पर कार्बन 1 है, तो मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनमें से देखना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन सी स्टेटमेंट फॉलो करती है। सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग फ्रॉम एनी सोर्स will always have carbon oxygen in the ratio of 1:2। नहीं, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए नहीं है, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए है। कार्बन फॉर्म टू ऑक्साइड नेमली दिस एंड दिस वेयर masses of oxygen which combine with the fixed mass of carbon are in the simple ratio 2:100। yes, ये ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि सपोज कार्बन है अपने पास, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक तो ये वाला ऑक्साइड बना रहा है और एक अपने पास ये वाला ऑक्साइड बना रहा है। तो विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन, कार्बन के फिक्स मास से अगर इसको हमने कंबाइन कर दिया है, फिक्स मास हम ले लो कि भाई इसका 4 ग्राम है ना, तो इसका भी 4 ग्राम ले लिया, तो यहाँ पर ये CO2 का तो 44 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा गाइस, 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 ये हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 एटम्स है मतलब 16 ग्राम, यहाँ पर एक ही एटम है मतलब कि 8 ग्राम। तो कार्बन जब भी CO2 या फिर CO बनाता है, कार्बन का अगर हमने अमाउंट फिक्स ले लिया, तो ऐसे में जो ऑक्सीजन का रेशियो आएगा मास का, इट विल बी 16:8, मतलब ये आ जाएगा 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये है मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप। तो ये बताता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू, ऑक्सीजन गैस है मतलब ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि
1 मोल जब इसका है, 1 मोल इसका गाइस डेफिनेटली 1 मोल मोलर मास के बराबर होता है, तो ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के भी बराबर होगा ना। मोलर मास O2 के लिए 32 हो जाएगा, और 1 मोल फिर इतने मॉलिक्यूल्स के भी बराबर होएगा। दिस मल्टीप्लाई दिस, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो आंसर आ जाएगा इसका ए भी ठीक है और डी भी ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ ना डेफिनेटली। O2 दिया हुआ तो O2 खुद एक मॉलिक्यूल है, इसलिए 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा, और ये फिर मोलर मास के भी बराबर होता है, मतलब 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है sulfuric acid reacts with sodium hydroxide as follows: H2SO4, 2NaOH, Na2SO4 plus 2 times of water ये बनाता है। तो देखो ये रिएक्शन की हुई है, H2SO4 plus 2 times of NaOH, ये अपने को बनाता है Na2SO4 plus 2 times of water। क्वेश्चन कहता है when 1 liter of 0.1 molar sulfuric acid is allowed to react with this molar of 1 liter of 0.1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट कितना मिलेगा। अब देखो दोनों का अमाउंट दे दिया आपने को, सल्फ्यूरिक एसिड का भी अमाउंट दे दिया और इसका NaOH का भी अमाउंट दे दिया। और अमाउंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसके लिए दिया हुआ है गाइस 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यहाँ पर भी दिया हुआ है अपने को 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले तो हम ना मोल्स निकालो, इक्वेशन बैलेंस है, पहले कहानी है इसकी। देखो दोनों का अमाउंट दिया हुआ है और अपने को निकालना सोडियम सल्फेट का, तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों का जब अमाउंट दे रखा होता है तो पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हैं। उसके लिए फर्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो। तो ये इक्वेशन बैलेंस है ऑलरेडी। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक है इक्वेशन बैलेंस करना लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इसके ना मोल्स निकालो। तो मोल कैसे निकालोगे, मोलारिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वही का वही मोल आ जाएंगे, मतलब इसके हैं इतने मोल और इसके भी हो जाएंगे, NaOH के भी इतने मोल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है अपने पास कि जो भी दिया हुआ है उसको हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके आगे तो एक ही है और इसके आगे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा 0.1 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 0.05, इतना आ जाएगा राइट, 0.05। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NaOH कम है, NaOH की ये वैल्यू कम आई है ना, तो हम बोलेंगे कि NaOH ही अपने पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। NaOH अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो यहीं से हम फिर क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट का मास निकालेंगे। तो अपने को ये पता लग रहा है, कहाँ से पता लग रहा है, अपने को ये पता लग गया कि हाँ भाई सोडियम NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो एक बार फिर से लिखते हैं ये इक्वेशन, +2 NaOH और ये देता है Na2SO4 +2 टाइम्स ऑफ वाटर, मतलब ये हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया। तो यहीं से Na2SO4 का अमाउंट निकाल देते हैं। अपने को ये पता है कि 2 मोल NaOH की 1 मोल Na2SO4 दे रहे हैं, 1 मोल Na2SO4 दे रहे हैं, तो 2 मोल NaOH मतलब 1 मोल के लिए तो इसका होता है 40 ग्राम, 23 + 16 + 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम के बराबर। लेकिन 2 मोल फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 80 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 80 ग्राम NaOH कितना सोडियम सल्फेट दे रहा है, इसे 1 मोल का दे रहा है, 1 मोल के लिए देख लो कितना मास होता है। तो इसको जब भी आप सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू देख लो 46, 32, 64, इसको जब भी आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल, मतलब इसमें दे दिया गाइस 142 का इतने ग्राम का Na2SO4 दे दिया। अब अपने को बताना है कि भाई ये वाला जो है इतने मोल कितना Na2SO4 देंगे। तो गाइस देखो इतने में कितना आया था, यहाँ पर हमने निकाला था ये 0.1 मल्टीप्लाई इसकी मोलरिटी से कर देंगे, तो गाइस यहाँ पर ये इतने मोल ही आ जाएगा ना। 0.1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 1 मोलरिटी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर इतने कितने आ जाएंगे, ये मोल आ जाएंगे राइट। तो 0.1 के मोल आ गए। अब इसी 0.1 मोल है, तो यहाँ से अपने को देखो ऐसे कर लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं फिर, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई 40, मतलब कि ये आ जाएगा 4 ग्राम, x आ गया 4 ग्राम। तो 80 ग्राम में तो इतना है, तो 4 ग्राम NaOH में कितना हो जाएगा, इस 4 ग्राम NaOH में ये अमाउंट आ जाएगा
दिस डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 4। इसको जब भी आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 के बराबर। गाइस फिर से देखो, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, Na2SO4 का ना अमाउंट निकाला है। तो अपने को दोनों की वैल्यू दे रखी है, H2SO4 की भी और 2NaOH की भी, तो हमने दोनों से मोल निकाल लिए पहले। तो दोनों से हमने पहले क्या किया, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया। दोनों में से हमने देखा कि NaOH यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो NaOH से क्या पता लग रहा है इस इक्वेशन से कि 2 मोल इसका 1 मोल दे रहा है। तो 2 मोल का मतलब क्या कि इसका 80 ग्राम कितना Na2SO4 दे रहा है, 142 ग्राम Na2SO4 दे रहा है। तो अमाउंट तो अपने को 0.1 मोल का दिया हुआ है, तो 0.1 मोल के करस्पॉन्डिंग 4 ग्राम होते हैं। इसी पूरी टर्म का मतलब गाइस 0.1 मोल भी है और 4 ग्राम भी है। तो मतलब 80 ग्राम NaOH जब 142 ग्राम का Na2SO4 दे रहा है, तो 4 ग्राम का NaOH कितना Na2SO4 देगा, तो गाइस वो इतना 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 दे देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा गाइस 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 दे देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसी सॉल्यूशन की मोलरिटी भी निकालनी है। मोलरिटी, तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, डिवाइड हम करते हैं वॉल्यूम, इसका फर्स्ट वाले का आया था 7.10, डिवाइड हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में लेते हैं। अब आप देखो मोलरिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आए थे, यहाँ पर हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना, यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यूँ करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेनी है लीटर्स में, तो यहाँ पर 1 लीटर ही ये था, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेनी है। देखो 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर था H2SO4, और यही था, फिर इसको हमने रिएक्शन कराई थी 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर किसके साथ, NaOH के साथ। तो 1 लीटर और 1 लीटर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 लीटर हो जाएंगे ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गाइस 2 लीटर ही आ जाएगी। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अब यहाँ पर हमने सोडियम सल्फेट का अमाउंट निकाला था, सोडियम सल्फेट का, तो यहाँ पर इसी को ही हम क्या लेकर चलेंगे गाइस, यही अपन सोल्यूट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ये सोल्यूट है, तो सोल्यूट के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कितना, इसके लिए ग्राम तो इतने आ गए थे, 7.1 ग्राम आ गए थे। तो आप इसके लिए मोल्स निकालोगे तो कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास मतलब 7.1 डिवाइड बाय इसका मोलर मास था 142 ग्राम पर मोल, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.05 मोल आ जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पर लिख दो फिर 0.05 किसके निकाले हमने, Na2SO4 के निकाले हैं, तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.025 मोल पर लीटर, राइट। इतना आ जाएगी सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले अपने को ये दोनों का ही अमाउंट दिया हुआ है और निकालना है Na2SO4 को, तो हमने दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला पहले, वो आया है NaOH। फिर हम देख रहे हैं कि 2 मोल NaOH के 1 मोल Na2SO4 दे रहा है, कहने का मतलब 2 मोल का मतलब 80 ग्राम NaOH क्या दे रहा है यहाँ पर 142 ग्राम का Na2SO4 दे रहा है। तो यहाँ से हमने निकाला था, तो ये आया था लगभग 80 ग्राम का जब इतना दे रहा है, तो इतने अमाउंट में कितना देगा, इतने अमाउंट में कितना Na2SO4 देगा, इतना अमाउंट मतलब कि 4 ग्राम के बराबर आया था। तो फिर वो 4 ग्राम में दे देगा 7.10 ग्राम। 7.10 ग्राम की को हम 0.05 मोल भी लिख सकते हैं, तो वही मोल हमने यहाँ पर लगा लिख दिए, और डिवाइड हमने किया फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से, दोनों को मिलाया तो 1 लीटर मिलके ये हो जाएगी 2 लीटर की वॉल्यूम। इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following pair have a same number of atoms, इनमें से किसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है। तो गाइस इसको आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, देखो 4 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 4 ग्राम का है हाइड्रोजन। तो जब ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जब भी ऑक्सीजन है अपने पास तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो गाइस O2 दिया हुआ तो 32 ग्राम में Na एटम्स हो जाएंगे, तो 16 ग्राम में कितने हो जाएंगे यहाँ पे Na/2 एटम्स हो जाएंगे। ऐसे ही अपने पास है 4 ग्राम का हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 ग्राम में Na एटम्स हो जाएंगे, तो 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई Na एटम्स, तो मतलब एक के लिए आया Na/2, एक के लिए आया 2Na, तो ये दो नहीं है सेम। नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला पार्ट, यहाँ पर भी यही चीज़ 16 ग्राम O2 में बताना है, तो यहाँ पर 32 ग्राम में तो Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, सॉरी एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। O2 मॉलिक्यूल दिया हो ना, तो यहाँ पर अपने को मॉलिक्यूल ही लिखना है। यहाँ पर भी गाइस ऐसे ही गलत कर दिया कि यहाँ O2 दिया हो तो मॉलिक्यूल ही लिखना है। तो यहाँ पर देख लो 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे यहाँ पे Na/2 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे गाइस, यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लेकिन अपने को तो एटम बताने हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, दिस मल्टीप्लाई, तो इतने एटम्स हो जाएंगे।
तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि ऐसे में इतने एटम्स हैं, कितने में ये जो 16 ग्राम O2 है ना, 16 ग्राम O2 में इतने सारे एटम्स हो जाएंगे, Na नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 16 ग्राम ऑफ O2 में। अब देखो 44 ग्राम ऑफ CO2 में, 44 ग्राम ऑफ CO2 का मोलर मास ही होता है 40 ग्राम, तो मोलर मास के करस्पॉन्डिंग इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल में तो गाइस 3 एटम्स है ना, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर फिर एटम्स 44 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई n के एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे, राइट। तो ये इतने एटम्स हो गए और यहाँ पर थे n एटम्स, तो यहाँ भी दोनों के सेम तो नहीं है, 44 ग्राम में तो 3 मल्टीप्लाई n एटम्स है और 16 ग्राम में इतने n एटम्स है। एक बार ये भी देख लो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने हैं, तो यहाँ पर देखो 2 ग्राम में तो n एटम्स हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के करस्पॉन्डिंग, तो 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 2 ग्राम में जब इतने एटम्स हैं तो 4 ग्राम में तो 2 मल्टीप्लाई n सॉरी इतने फिर मॉलिक्यूल्स आएंगे गाइस, H2 दिया हुआ है तो H2 मतलब मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 ग्राम के करस्पॉन्डिंग इतने मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, ठीक। तो 4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यहाँ पर 2 इंटू में एन ए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन अपने को तो एटम्स निकालना है, तो 2 इंटू में एन ए इंटू में 2 इतने एटम्स हो जाएंगे, तो मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स निकल कर आएंगे गाइस, 4 मल्टीप्लाई एन ए एटम्स निकल कर आएंगे, ठीक बात है। अब इसके लिए 4 मल्टीप्लाई एन ए आया है, इसके लिए आया है एन ए एटम्स निकालने हैं हमने, और फिर यहाँ पर भी वही एन ए एटम्स हो जाएंगे, एन ए एटम्स, और यहाँ फिर है 3 इंटू में एन ए एटम्स, तो मतलब सेम तो कहीं पे भी नहीं है, तो फर्स्ट और ए और बी वाला ऑप्शन गलत है। देखते हैं सी वाले ऑप्शन में, 28 ग्राम अपने को नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो गाइस नाइट्रोजन के लिए मोलर मास N2 के लिए 28 ग्राम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एन ए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एन ए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग, तो फिर ऐसे में अपने को निकालना है कि भाई इसमें एटम्स कितने हैं, तो 28 ग्राम के कितने मॉलिक्यूल्स है, तो एटम्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में 2 मल्टीप्लाई एन ए एटम्स हो जाएंगे, राइट। तो इसके लिए तो ये आया 2 मल्टीप्लाई एन ए। अब 32 ग्राम ऑक्सीजन है, देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मोलर मास ये होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन निकालना क्या है अपने को, एटम्स निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई इतने एटम्स हो जाएंगे किसके, O2 में, तो यहाँ पर भी कितना आएगा इस 2 मल्टीप्लाई एन, तो ये आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक है, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है कि 12 ग्राम कार्बन है, इसमें एटम बता दो 23 ग्राम सोडियम, मतलब डेफिनेटली गाइस ये तो एटॉमिक मोलर मास के बराबर है, एक मोल एटम का मास है, तो इसमें इतने एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन एटम ही दिया हो तो एटम ही लिखेंगे यहाँ पे, तो 23 ग्राम भी एटॉमिक मास के बराबर है, मतलब इसमें भी इतने एटम हो जाएंगे, तो यहाँ डी भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम कंसंट्रेशन, इनमें से बताओ कंसंट्रेशन किसकी सेम है, तो गाइस तो 20 ग्राम NaOH है और ये 200 ml सॉल्यूशन है, तो गाइस आप ये देखो इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल पर लीटर में निकाल लो, क्या होता है मोलरिटी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास NaOH का 40 हो जाएगा, और इसकी वॉल्यूम लिए हमने सॉल्यूशन की 200 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 10/4, मतलब कि 5/2, ये आएगा लगभग 2.5 मोलर के बराबर आ जाएगा, राइट। फर्स्ट वाले का आएगा 2.5, और सेकंड क्या दिया हुआ है आपने को 0.5 मोल दिए हुए हैं KCl के, वो भी किसमें 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसकी मोलरिटी जब भी आप निकालोगे तो ये क्या आएगी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेनी है हमने, लीटर्स में लेनी है, तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी जब हम सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 2.5 मोलर। नेक्स्ट दिया हुआ है गाइस, तो अपने को ये पता लगा कि भाई सेम कंसंट्रेशन बतानी है ना, तो ए और बी वाले की तो सेम कंसंट्रेशन आ गई है। नेक्स्ट कहता है 40 ग्राम NaOH है और ये किस में है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है, तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, फिर इसको डिवाइड किससे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और किस में ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस ये 10 मोलर के बराबर। नेक्स्ट क्या कहता है 20 ग्राम KOH है और इसको हमने 200 ml सॉल्यूशन में मिलाया है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी गाइस, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इसका होता है
KOH का गाइस 56 होता है, इसका मोलर मास होता है 56। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेनी है तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.785 मोलर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए ऑप्शन और बी वाले ऑप्शन की सेम मोलरिटी है, मतलब इनकी कंसंट्रेशन सेम है। और KOH का जो मास होता है गाइस वो होता है 56। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, ऑक्सीजन के लिए होता है KOH का मास पता है, तो ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, और इसके लिए होता है गाइस पोटेशियम के लिए 39। तो इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। तो गाइस ऑक्सीजन है अपने पास, अपने को ये पता है 32 ग्राम ऑटो में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मोलर मास के बराबर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे में 16 ग्राम फिर ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, टू सॉरी ये हाफ हो गया ना, हाफ हो गया तो Na डिवाइडेड बाई 2 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो आप देख लो बाकियों में किस में Na/2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास 16 ग्राम CO। तो यहाँ 16 ग्राम, देखो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा गाइस 16। तो मतलब ये आ जाएगा 28 ग्राम CO में है Na मॉलिक्यूल्स। तो 16 ग्राम में कितना हो जाएगा, हाफ तो नहीं होएगा, ये इतना निकल कर आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 ग्राम N2। तो 28 ग्राम N2 में मॉलिक्यूल्स कितने हैं गाइस, Na मॉलिक्यूल्स ही हो जाएंगे क्योंकि ये मोलर मास के ही बराबर है। 14 ग्राम N2 है, 14 ग्राम N2, तो यहाँ से क्या पता लगता है N2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 28 ग्राम में तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 14 ग्राम में कितने हो जाएंगे यहाँ पर Na डिवाइडेड बाई हाफ है ना, ये 28 का 14 हाफ हो गया, तो यहाँ पर 14 ग्राम में Na डिवाइडेड बाई 2 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में इसके बराबर के मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखो 1 ग्राम H2 दिया हुआ, डी वाला है 1 ग्राम H2, मोलर मास कितना है इसका 2 ग्राम। तो 2 ग्राम H2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं गाइस, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ग्राम H2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, फिर Na/2 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब डी वाला भी ऑप्शन Na/2 ही आएगा। तो इसके दो ऑप्शन आ जाएंगे गाइस, सी एंड डी दोनों में ही, और 16 ग्राम ऑक्सीजन में भी Na/2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी टर्म है जो कि ना यूनिटलेस है। तो गाइस मोलरिटी के लिए हम लेते हैं मोल पर केजी, इसके लिए हम लेते हैं मोल पर लीटर, सॉरी यहाँ पर मोल पर केजी लेते हैं, और इसको फिर हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, इसको हम मोल पर लीटर लेते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स, ये एक कंपोनेंट का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये तो यूनिटलेस ही होगा, कोई यूनिट नहीं होगी। न्यूमरेटर में भी मोल आ गए, डिनोमिनेटर में भी मोल आ गए, तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगी। और एक है मास परसेंट, मास परसेंट में भी न्यूमरेटर में भी मास आ गया, डिनोमिनेटर में भी मास आ गया, तो यहाँ पर भी कोई भी यूनिट नहीं होगी, मतलब COD मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट ये जो है यूनिटलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंपाउंड्स आर फिक्स्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। Compounds are formed when atoms of different elements combined in a fixed ratio. Which of the following law is not related to the statement कि भाई different element के atoms fixed ratio में रहते हैं, तो इसके लिए कौन सा है कि भाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का सेम बताता है, तो मतलब ये तो नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ मास की तो नहीं है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, तो ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन में यही बताता है ना कि सपोज अपने पास वाटर है, वाटर को आप किसी भी सोर्स से ले लो, वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो फिक्स रेशियो में ही इनका मास होगा, तो ये तो ठीक बात है भाई, हाँ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कौन सा इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये भी है अपने पास। एक है नेक्स्ट का इस एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ तो क्या बताता है, वो तो सिर्फ यही बताता है कि भाई गैसेस आप कितनी ले लो, गैसेस के एक मोल गैसेस में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये भी ऊपर वाली स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। तो गाइस A और D वाले जो आंसर हैं वो इस स्टेटमेंट से मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप ना कार्बन के एक एटम का मास बता दो ग्राम में, तो अपने को पता है कार्बन के
इतने सारे एटम्स का मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल कर आएगा दिस, इतने ग्राम्स निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई हाउ मे सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय 2.0। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का है गाइस। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर कितने हैं गाइस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इनमें से देख लो फिर छोटा कौन सा है। तो गाइस 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो आंसर जो भी आएगा वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ मोल, हाउ इज द मोल डिफाइंड। तो गाइस ये जो मोल है, मोल के लिए एसआई यूनिट जो होती है ना वो ऐसे मोल करके लिखते हैं। ये है एसआई यूनिट किसकी, मोल की। तो एक मोल होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटाइटीज एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन या फिर 12 कार्बन का आइसोटोप्स। गाइस ये देखो, अब सिंपल सी बात है कि मोल को हमने कैसे डिफाइन किया। मोल एक तरह से अमाउंट ही तो है ना, मोल का मतलब अमाउंट है। जैसे कि हम एक डजन लेते हैं वो 12 होता है एक डजन में, ऐसे एक मोल में कितने ही नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं। तो गाइस रेफरेंस बुक्स में अगर इसका आंसर देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से कहता है कि जितने एटम्स कार्बन वाले 12 कार्बन के 12 आइसोटोप्स में जितने एटम्स होते हैं ना, कार्बन के 12 वाले आइसोटोप्स में जितने एटम्स होते हैं उतने ही मोल के अंदर एटम्स होते हैं। या फिर एटम नहीं तो मॉलिक्यूल, या फिर आप मॉलिक्यूल या फिर आयंस भी बोल सकते हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप 12 ग्राम कार्बन एक एटम है, तो इसमें गाइस आपको पता है इतने ही एटम्स होंगे ना। तो रेफरेंस बुक में हमने ये ले रखा है कि 12 ग्राम कार्बन 12 को हमने एक रेफरेंस ले रखा है। तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे उसी को हमने डिफाइन किया है गाइस एक मोल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास किसका, सॉल्वेंट का हम किस में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये सॉल्यूट के, मास हम लेते हैं सॉल्वेंट का वो भी केजी में लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइड बाय हम वॉल्यूम लेते हैं किसकी, सॉल्यूशन की, और वो भी हम लेते हैं लीटर्स में। अब यही है दोनों में डिफरेंस कि भाई मोलैरिटी तो होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट। मोलैलिटी कुछ नहीं है, मोलैलिटी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रोवाइडेड की सॉल्वेंट की वॉल्यूम, सॉल्वेंट का मास 1 केजी होना चाहिए। कहने का मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वही मोलैलिटी होती है। सिमिलरली यहाँ हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर, इसको 1 लीटर ले लिया तो 1 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम में, 1 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं उसी को हम बोलते हैं गाइस मोलैरिटी। तो गाइस ये है दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ हमने लिया है डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पर लिया फिर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब गाइस देखो और भी डिफरेंस है इनमें कि भाई टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है ना, सर्दी है गर्मी है, टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है तो मोलैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी की ऐसी रहती है। क्योंकि मोलैलिटी डिपेंड करती है मास पे, तो मास टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहती है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज किया तो यहाँ से वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो ऐसे में मोलैरिटी चेंज हो जाती है। देखो कहने का मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज किया है तो हम बोलेंगे कि मोलैरिटी चेंज हो गई है, लेकिन मोलैलिटी ऐसे में चेंज नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर, मोलैरिटी जो डिपेंड करती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन मास पे डिपेंड करती है ये मोलैलिटी। टेम्परेचर चेंज होने पे मास चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज होने पे मास चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये वॉल्यूम चेंज हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर के चेंज होने पे मोलैरिटी तो चेंज होती है लेकिन ये मोलैलिटी चेंज नहीं होती है। तो ये भी डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपना मास परसेंट निकाल दो कैल्शियम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का इन कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस।
गाइस इसका मोलर मास जब आप लोगे तो कैल्शियम के 3 एटम्स है, 3 मल्टीप्लाई 40, फॉस्फोरस के 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 36, इसका है एक का 8 होता है तो यहाँ पर एक का 16 होता है तो है 8 एटम, तो 8 मल्टीप्लाई 16, इसका पूरे का आ जाएगा गाइस 310। तो मास परसेंट अगर हम निकालें किसका, कैल्शियम का निकालते हैं, तो कैल्शियम इतने अमाउंट में प्रेजेंट है, दिस डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये आंसर आ जाएगा 38.71%। सिमिलरली मास परसेंट आप देख लो इसका फॉस्फोरस का, तो वीक फॉस्फोरस कितना प्रेजेंट है, 2 मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा मास 2 मल्टीप्लाई 100, इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 20%। फिर आप मास परसेंट निकालो किसका, ऑक्सीजन का, तो इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा दिस मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 41.29%। तो गाइस इस तरीके से हमने निकाला है मास परसेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,